नमस्कार, सुबह 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। बुलंदशहर से खबर लेते हैं, जहां पर बाढ़ का कहर लगातार बना हुआ है। गंगा में समा गया एक मकान। इस दौरान राजघाट इलाके में यह हादसा हुआ। मकान में रखी थी राहत सामग्री और हादसे में फिलहाल तो कोई हताहत नहीं हुआ है। तो तस्वीरें बुलंदशहर के हम दिखा रहे हैं, किस तरह से गंगा में समा गया एक मकान, 20 से क्रैक कर गया ये मकान और फिर राजघाट इलाके में ये हादसा हुआ, जहां पर मकान का एक पूरा हिस्सा टूटकर गंगा में समा गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर लोग हल्ला हंगामा करते रहे, लेकिन कटान इतना जबरदस्त था कि बिल्कुल किनारे पर बनी ये मकान आधी 20 से क्रैक हो गई और फिर आधा हिस्सा पानी में समा गया। तो बाढ़ का खतरा लगातार उत्तर प्रदेश में बना हुआ है और जो नेताजी हैं वो भी लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करने पहुंचे विधायक जी अचानक नदी की धार में फंस गए। हालांकि विधायक जी साथ मौजूद पीएसी के जवानों ने विधायक जी को सकुशल बचा लिया। खास बात यह रही कि जैसे ही बीच धार में नाव का इंजन बंद हुआ, बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करना शुरू कर दिया। हनुमान जी की शरण में चले गए, यानी जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जबकि विधायक जी के साथ नाव में विसवा के एसडीएम, तहसीलदार समेत 10 लोग सवार थे, लेकिन विधायक जी इतने घबराए हुए थे कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जरा सुनिए आप भी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव गिनाई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरना रघुवर वीर विक्रम कंजन वरण विराज सुकेशा कानन कुंडल केशा। बीच में एक रेत जैसा, जहाँ पे थोड़ा कम गहराई थी, उससे जाकर के टकरा गया बीच धारा में, बीच के उसमें। तो हमारे जो पीएसडी के लोग थे, उन्होंने अपने साहस का परिचय देते हुए उससे स्टीमर से ढांक गए और वहाँ पे इसको रोक करके रोकने का प्रयास किया और उसके बाद उसमें सफल भी हो गए। हमारे एसडीएम साहब और तहसीलदार महोदय, हम सभी लोग पूरी तरीके से डर गए। ईश्वर को याद किया, हनुमान जी की कृपा से हम सभी लोग सकुशल वापस। तो विधायक जी पूरी सुरक्षा के साथ गए थे, फिर भी डर रहे हैं। लेकिन जो लोग वहां पर रोज इस बाढ़ को झेल रहे हैं, आप उनकी दशा को समझ सकते हैं। प्रदेश के कई इलाकों में इन दिनों बाढ़ की चपेट में है, जिससे इन इलाकों में जिंदगी दुश्वार सी हो गई है। बाढ़ में फंसे लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं और सरकारी महकमा कागजी खानापूर्ति में व्यस्त है। बाढ़ के हालात पर दिखाते हैं ये रिपोर्ट। प्रदेश में बाढ़ अब बर्बादी के स्तर तक पहुंच गई है। बाराबंकी में गांव के गांव टापू बन चुके हैं। सड़कें टूट गई हैं और उन पर सवारियों की जगह नावें चल रही हैं। जिंदगी बस नाव भरोसे ही चल रही है। कैसे गांव से आते जाते हो? नाव से सर। नाव से। तो पूरा का पूरा फसल तो सब डूब गया है? सारा फसल डूब गया है। गांव में घरों में भी पानी है? घरों पे पानी है। तो कैसे रह रहे हैं लोग? छतों पर? छतों पर रह रहे हैं और बंधा पे भाग के आते हैं। बाढ़ से निपटने के लिए सरकारी इंतजाम जो हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं और लोग हफ्तों से बाढ़ के बीच फंसे हुए सिर्फ मदद की बाट जोह रहे हैं। मामूली परेशानी नहीं है और ये 8-9 दिन से टिका पड़ा है पानी, ना टूट रहा ना बढ़ रहा। अरे बढ़ता है, टूटत नहीं। इधर हापुड़ के खादर क्षेत्र में भी गंगा उफान पर है और आसपास के करीब 20 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे फसलें चौपट हो गई हैं। जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। सड़कों से लेकर खेत खलियान और घरों के भीतर भी सिर्फ पानी ही पानी है। प्रशासन की तरफ से ग्रामीणों को कोई भी मदद नहीं मिल रही। बहराइच में सरयू नदी उफान पर है और जिले के करीब 70 गांव पूरी तरह से जलमग्न हैं। खेतों में पानी भर जाने से फसल चौपट हो गई है। बीते 15 दिनों से गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, लेकिन अब तक प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों की सुध नहीं ली। बहुत बाढ़ हटपट, यहाँ कोई जांच पड़ताल देखे भाले भाई हमारी जान तो कोई आवाना है। आपके गांव में बाढ़ की स्थिति है क्या? अरे बहुत सा है भाई, 15 दिन भाई है, 20-25 दिन बाढ़ होगी।
हाँ, पानी ना निकटा था और सब पानी में यहाँ सब जने खड़े रहे थे, कहूँ मिला खाना, कहूँ ना मिला, और कहूँ तखत पर तखत धैके बनावा खावा गया है तीसरे दिन। देवरिया में भी बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं। बाढ़ के हालातों का जायजा लेने पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के काफिले को परसिया देवार गांव के ग्रामीणों ने रोक लिया और अपनी समस्याएं बताई। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया है कि सरकार बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचा रही है। हम लोग यहाँ नाव द्वारा जो है हर सामान बाजार वगैरह करके लाते हैं। जब पानी काफ़ी बढ़ जाता है तो हम लोगों की नाव भी बंद कर दी जाती है, नदी में आने जाने का संसाधन रुक जाता है। अगल बगल के गांव में पानी फैला हुआ है, क्योंकि नदी के बहुत करीब हैं तो स्वाभाविक रूप से समस्याएं हैं, लेकिन उसके समाधान करने की दृष्टि से सरकार ने प्रयास किए हैं। दावे जो भी हो, लेकिन हालात देखकर सरकारी मदद ऊंट के मुंह में जीरे के समान लग रही है, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब खबर जनपद बहराइच से, जहां पर नेपाली पानी सरयू नदी में आने से नदी उफान पर है, जिसकी वजह से बहराइच की 4 तहसील जो है इसमें मोतीपुर, नानपारा, महसी, कैसरगंज के 70 गांव जलमग्न हो चुके हैं और किसानों की हजारों बीघा जमीन जलमग्न हो गई है। ग्रामीणों के घरों में 4-4 फीट तक पानी भर गया है। जलमग्न हुए गांव में लोग अब नाव का सहारा लेकर बाजार जा रहे हैं, सामान लेकर आ रहे हैं, किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि गांव में 20 दिन से पानी भरा है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। और बाढ़ के हालात किस तरह से बने हुए हैं, बातचीत करने के लिए बाराबंकी से अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उमाशंकर हमारे साथ देवरिया से जुड़े हुए हैं। पहले अनिरुद्ध के पास ही चलेंगे। अनिरुद्ध, अगर बाढ़ के हालात की बात की जाए तो चारों तरफ उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जो कि बाढ़ से जूझ रहे हैं। अगर बाराबंकी की बात की जाए या उसके आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए तो किस तरह की स्थिति फिलहाल वहां? देखिए नीलू, मैं बताना चाहूंगा कि बाराबंकी में 3 तहसीलें हैं जो है वो इससे प्रभावित होती है। लगभग 80,000 लोग जो हैं इससे हर बार जो है 2-4 होते हैं। 120 गांव हैं जो हर साल जो है वो जलमग्न हो जाते हैं। ये समस्या हर साल की बनती जा रही है। इस बार की भी बात करें तो इस बार भी हालात कुछ इसी तरीके के हैं, तस्वीरें भी इसी तरीके की सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती अब ये हो रही है कि जो लोग उन इलाकों में रहते हैं उनके लिए जो रोजमर्रा का जो खाने की जो सामग्री है वो नहीं पहुंच पा रही है। जो जानवर वहां पे होते हैं उनके लिए चारा नहीं पहुंच पा रहा है। तटबंध पे भले ही स्थानीय प्रशासन की तरफ से रहने का इंतजामात किया गया है, पर ये जो समस्याएं हैं अनिरुद्ध, लेकिन हर बार अगर बात की जाए प्रशासन की तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिए वो कहता है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। क्या इसके लिए किसी तरह से नाव की व्यवस्था नहीं की गई है, या जो लोग फंसे हुए हैं उन तक खाना पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है? क्या व्यवस्थाएं उस तरह की नहीं है जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं? देखिए, जमीनी हकीकत की बात करें तो जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर से ये कहना है कि उनके पास समय रहते हुए खाने की सामग्री नहीं पहुंचती है। कई लोगों को पर्याप्त सामग्री नहीं दी जाती है। इसमें कहीं ना कहीं वो जो जिम्मेदार अफसर हैं, जो निचले स्तर के जो कर्मी हैं, उनको जिम्मेदार ठहराते हैं और इसी को लेकर के उनके अंदर रोष भी है। बिल्कुल, जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को कोई तैयार नहीं है। लोग बाग परेशान हैं और किस तरह की स्थिति है हम लगातार दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। अखिलेश भी बहराइच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अगर बहराइच की बात की जाए तो क्या वहां पर स्थिति किस तरीके की है और जो सरकारी महकमा है वो क्या कर रहा है बाढ़ पीड़ितों के लिए? नीलू, मैं बताना चाहता हूं बहराइच में घाघरा कहर जारी है। बहराइच की 4 तहसीलों में लगभग 85 गांव टापू बने हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे बिल्कुल जलमग्न है। ये ऐसे ही 85 गांव हैं जहां जाने के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा। वहां के जो लोग हैं उनका संपर्क टूट गया है और जिला प्रशासन भी बहुत कुछ नहीं कर रहा है। लोग यहाँ कहते हैं कि 20-20 दिन हो गया है, पानी भरा। सबसे बड़ी बात यह है कि घाघरा नदी का जो जल स्तर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 20 दिनों से पानी भरा हुआ है। मेरे साथ में ग्रामीण भी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं किस तरीके की प्रशासन इनकी मदद कर पा रहा है और किस तरीके की स्थिति बहराइच में है। किस तरह की स्थिति है आपके यहाँ? हमारे यहाँ स्थिति जो है बहुत गंभीर है। आज 25 दिन हो गए हम लोग जल भराव से बहुत व्याकुल हैं, बहुत पीड़ित हैं। 2-3 हजार मनुष्य जो है बंधे के ऊपर पड़ा है।
उसके लिए भोजन अखिलेश का जरा इनसे पूछिए कि खाने पीने की सामग्री मिल पा रही है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं चारों तरफ पानी भरा है, ये भी कह रहे हैं कि लगातार हम परेशान हो रहे हैं। क्या खाने पीने की चीजें इन तक पहुंच पा रही है, या फिर मवेशियों के लिए चारा पहुंच पा रहा है, या अपना जरूरी सामान ये किस तरह से लेकर जा रहे हैं? देखें, उनकी समस्या को पूछें तो शासन को मतलब कुछ महसूस हुए। आप ये बताइए न्यूज 18 के दर्शकों को कि किस तरीके से जिला प्रशासन आपकी कोई मदद कर पा रहा है? खाने पीने की चीजें कैसे मिल रही हैं? खाने पीने की चीजें कोई नहीं मिल रही हैं। एक दिन यहाँ पर हमारे यहाँ क्षेत्र में एक दिन पूरी बन करके आई थी, बांटी गई थी। लौट करके 25 दिन में एक दिन यहाँ पर कोई बात पूछने नहीं आता है हम लोगों से कि आप लोग क्या खाते हो और कैसे रहते हो, कैसे गुजारा करते हो। अच्छा, आपकी जो मवेशी है वो उनका चारा पानी कैसे होता है? चेरा पानी वो भूखे रहते हैं, और जो भूसा चेरा रखा है उसमें बगल भर पानी भरा है, उसमें सांप बैठे हैं, उसमें निकाल ले जाओ तो सांप डरवाते हैं कि अभी काट खाएंगे, तो भाग लेते हैं। तो अब किसी तरीके से अब उनका भी मतलब बिल्कुल अखिलेश, तो दुश्वारियां बहुत है, परेशानी बहुत ज्यादा है। इनका कहना है कि कोई देखने तक नहीं आता कि किस तरह की स्थिति इनकी है। उमाशंकर भी देवरिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाशंकर, अगर वहां के हालात की बात की जाए तो क्या जिस तरह से बहराइच या बाराबंकी में हालात है, क्या उसी तरह के हालात देवरिया में भी बने हुए हैं? प्रशासनिक अधिकारी पूछताछ करने भी नहीं आता कि क्या हाल है आप लोगों के? देखिए, जैसे कि हमारे जो सहयोगी हैं बहराइच और अन्य जिलों की बात कर रहे थे, इससे कमोबेश देवरिया जिले की भी यही हालात है। देवरिया जिले का जो बरहज और रुद्रपुर तहसील है वो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित तहसीलों में आता है, और तकरीबन 2 दर्जन से अधिक गांव हैं जो पानी के चारों तरफ से घिर चुके हैं। अगर की हाल फिलहाल की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले बरहज तहसील के परसिया देवार गाँव में कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही गए थे। हालांकि 2 किलोमीटर दूर जो है घाघरा नदी को पार करके ये वहां पे एक राहत शिविर लगाया गया था, जहां मंत्री के काफिले को ग्रामीणों ने घेर लिया और अपने जो सवालों का बौछार कर दिया। तो इससे पूरी तरह से साबित होता है कि जिला प्रशासन वहां किस तरह मुस्तैद है। और कहीं न कहीं अगर उनके देखा जाए कि बाढ़ से सबसे ज्यादा अगर खाने की व्यवस्था हो, पशुओं के चारे की व्यवस्था हो, पशुओं के टीके की व्यवस्था है, लाइट की समस्या है, इस प्रकार की कई समस्याएं हैं जो है बाढ़ के पानी से हुआ है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि बाढ़ पीड़ित जो इलाके हैं वहां पर स्थितियां बहुत खराब है। जो वहां पर प्रशासन है वो सुन नहीं रहा, ध्यान नहीं दे रहा, वहां पर पहुंच नहीं पा रहा है, ग्रामीण परेशान है। और जब कोई नेताजी वहां पर दौरा करने जाते हैं तो लोग अपनी परेशानियों को लेकर उनके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन स्थिति कुल मिलाकर जस की तस है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्कूल फीस आधी करो अभियान, आज विधानसभा का इसको लेकर घेराव होना है। सेंट्रल बार एसोसिएशन इसका घेराव करने वाला है। अधिवक्ताओं का साथ अभिभावक भी देंगे और दोपहर 12 बजे ये घेराव किया जाएगा। इस दौरान चटाई, टिफिन, कागज, कलम लेकर घेराव किया जाएगा। तो जिस तरह से अभिभावक परेशान है उसको लेकर ये घेराव किया जाएगा, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। स्कूल में फीस माफी के मुद्दे पर आज सेंट्रल बार एसोसिएशन विधानसभा का घेराव करने जा रही है। इसमें अधिवक्ताओं के साथ अभिभावक भी शामिल होंगे। सभी आंदोलनकारी अपने साथ चटाई, पानी की बोतल, टिफिन और कागज कलम लेकर दोपहर 12 बजे विधानसभा का घेराव करने पहुंचेंगे। आंदोलनकारियों ने विधानसभा के घेराव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में स्कूलों द्वारा पूरी फीस लेने का अभिभावकों ने विरोध किया है और प्रदेश के कई शहरों में से लेकर आंदोलन भी किया जा रहा है। साथ ही न्यूज 18 भी लगातार फीस आधी करो की मुहिम चला रहा है। और कानपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के चलते शहर में अभिभावक लगातार आंदोलन पर हैं। इसे लेकर सोमवार को सरसैया घाट में अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। अभिभावकों का कहना है कि कानपुर में जिला प्रशासन की लापरवाही से निजी स्कूल फीस नहीं काम कर रहे हैं, जबकि शासन ने निर्देश दिया था कि किसी भी हालत में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। अभिभावक फीस में छूट की मांग कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोका और उन्हें हिरासत में भी लिया। फीस माफी के लिए हम लोग प्रदर्शन करने आए थे, जिसमें हम लोग को प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। तो हम लोग बस ये चाहते हैं कि अगर जो फीस ली जा रही है स्कूलों के द्वारा उचित से उचित ली जाए, क्योंकि इस समय अभिभावक जो है खुद परेशान है और अभिभावक को स्कूल के द्वारा कोई भी
सहायता नहीं की जा रही है। और कानपुर में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। महिलाओं में कहासुनी के बाद ये मारपीट शुरू हुई। दो महिलाएं मारपीट में घायल भी हो गई हैं। नौबस्ता थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर महिलाओं के साथ मारपीट हुई। इसमें शामिल हुई दो महिलाएं इसमें घायल हुई हैं और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। और चित्रकूट जेल भेज दिए गए हैं विधायक। हम आपको बता दें कि चित्रकूट जेल में अब विजय मिश्र रहेंगे। जेल की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आम कैदियों की तरह बैरक में ही विधायक को रखा जाएगा। लेकिन इस दौरान बेटी सीमा मिश्रा ने कई सवाल उठाए हैं। पिता की जान को खतरा बताया है। साथ ही साथ सीमा मिश्रा ने अब जाति कार्ड भी खेल दिया है। पूर्वांचल के बाहुबली विधायक विजय मिश्र को नैनी जेल से चित्रकूट जेल भेज दिया गया, जहां पर कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें जेल में दाखिल कर दिया गया। जेलर श्री प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और विधायक को आम कैदी की तरह ही रखा जाएगा। हमारे यहाँ बैरक है जहाँ आम बंदी रखे जाते हैं, क्वारंटाइन बैरक है, उसी में उनको रख दिया गया है। और कोविड जांच जो है अब रात हो गई है, नहीं हो पाएगी, सुबह इनकी कोविड जांच करा दी जाएगी, फिर वही रहेंगे उसी बैरक में आम बंदी की तरह जैसे होते हैं उसी तरह से। विजय मिश्रा को चित्रकूट के जेल में शिफ्ट किया गया है। बाकायदा जिला प्रशासन ने फोर्स से यहाँ पर जगह जगह पर लगाई थी और उनके विधिवत चेकिंग के बाद उन्हें जेल के अंदर शिफ्ट किया गया है। यहाँ तक कि जेल प्रशासन ने कहा है कि बाहुबली विधायक विजय मिश्रा से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाएगा। अगर उनको बहुत अर्जेंट में अपने घर बात करना होगा तो वो खुद अपने फ़ोन से बात करेंगे। हालांकि उनसे कोई भी उनसे मिल नहीं सकता है। अखिलेश सोनकर, न्यूज़ 18 चित्रकूट। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है।